Hello students, today we will start chapter 2nd of history for class 9 and chapter name is Socialism in Europe and the Russian Revolution यानी यूरोप में समाजवाद और रशियन यानी कि रशिया की क्रांति। तो let's start the chapter with introduction। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होता है दो क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ सोशलिज़्म कि समाजवाद आखिर है क्या, और यूरोप में ये कैसे शुरू हुआ यानी कि यूरोप में ये क्यों शुरू हुआ, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन जो हम इस चैप्टर में पता लगाएंगे ही पढ़ते पढ़ते कि एक्चुअल में सोशलिज़्म जो है वो क्या है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी। बैकग्राउंड फॉर सोशलिज़्म। सोशलिज़्म का बैकग्राउंड क्या है, कौन सी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई रशिया के अंदर कि वहाँ पर सोशलिज़्म जो है वो आ गया। हाउ डिड इट इवॉल्व, इसका उत्थान कैसे हुआ। हु वर इट्स प्रोपेंडर, इसके उद्भवकर्ता कौन थे जो इसे ले करके आए, जिन्होंने सोशलिज़्म की थ्योरी लोगों को समझाई, वो कौन थे। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एंड द रशियन रेवोल्यूशन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो है रशिया की क्रांति। तो रशिया की क्रांति के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली चैप्टर जो है वो 2 हाफ में डिवाइड है। फर्स्ट हाफ के अंदर हम लोग सोशलिज़्म से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि सोशलिज़्म यूरोप के अंदर क्यों आया, रशिया ने इसे क्यों अपनाया। और सेकेंड हाफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, रशिया की क्रांति के बारे में, और इसके क्या क्या प्रभाव पड़े रशिया के ऊपर, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। काफ़ी डीपली इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू कार्ल मार्क्स एंड सोशलिज़्म। कार्ल मार्क्स और समाजवाद के बीच में क्या संबंध है, उसको भी हम इसमें पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। बेसिकली कार्ल मार्क्स और सोशलिज़्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स के बिना सोशलिज़्म अधूरा है और सोशलिज़्म के बिना कार्ल मार्क्स अधूरे हैं। तो दोनों की ही स्टडी इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से करने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट के साथ, दैट इज़ द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव का काल। तो सामाजिक बदलाव का काल कैसे था, ये रशिया ही नहीं, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ उस टाइम पर फेस कर रही थी चेंजेस को, बदलाव उसमें आ रहे थे। किसी कंट्री में धीरे धीरे आ रहे थे, ग्रेजुअल थे, किसी कंट्री में रेडिकल थे, एकदम से चेंजेस जो है वो देखने को मिले। तो आए कहाँ से चेंजेस, तो चेंजेस आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो कि हमने चैप्टर 1 में किया था कि फ्रांस यूरोप के अंदर वो पहला देश था जहाँ पर मॉडर्नाइज यूरोप की एक छवि देखने को मिली, यानी कि एक बदला हुआ यूरोप। उससे पहले तो यूरोप जो है एक ही जैसी सोसाइटी वहाँ पर बनी हुई है, वही रूलर रूल कर रहे हैं, वर्कर्स को कुछ भी राइट्स नहीं मिल रहा है, वो सब था जैसे बेसिकली हर एक यूरोपियन कंट्री में देखने को मिलता है, वही फ्रांस में भी था। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई, ठीक है। तो वो हमने स्टोरी में पढ़ा था, चैप्टर 1 की स्टोरी में पढ़ा था कि किस तरह लुइस 16 कोशिश करता है कि सत्ता उसके हाथ से ना जाए, लेकिन फ्रेंच पीपल थे वो काफ़ी क्रोधित थे लुइस 16 पर, और जिसके कारण उन्होंने लुइस 16 से उसकी गद्दी को छीन लिया। और उसके बाद धीरे धीरे फ्रेंच जो है वो डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो गया। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन उसके बाद भी चली है। अभी आप 10th क्लास में भी आप फर्स्ट चैप्टर करोगे तो उसमें भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको और भी कुछ जानने को मिलेगा, आगे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल सेट हो चुका था दूसरी कंट्रीज़ के लिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जैसे भी है उनसे बेटर कंडीशन में है। तो जिस तरह से वो बेटर कंडीशन फ्रांस में आई है एक रेवोल्यूशन के बाद, क्या हम लोगों के देश में वो नहीं आ सकती।
तो इस तरह की चीज़ें जो हैं लोग सोचने शुरू कर चुके थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो आइडियाज़ निकल के आए लोगों के सामने, दैट इज़ लिबर्टी। तो वो लिबर्टी का था, स्वतंत्रता मिल गई थी लोगों को, इक्वालिटी समानता मिल गई थी, और डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार मिल चुके थे। पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी फॉर चेंज। लोगों ने अब डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। डिस्कस क्या कर रहे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अगर फ्रांस में चेंजेस आ सकते हैं तो उनकी कंट्रीज़ में क्यों नहीं आ सकते। इस तरह की चेंजेस के बारे में वो सोचने लगे कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि हमारे यहाँ भी ऐसे चेंजेस देखने को मिले। दिस आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएटेड ए पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। तो समाज के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन में समाज के अंदर जो बदलाव देखने को मिल रहे थे दूसरे देशों को, तो उन्होंने सोचा कि हमारी सोसाइटी में भी ये चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लोग भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह कुछ करने की कोशिश करें तो। बट द आइडिया फॉर चेंज वेरिड ऑल ओवर द यूरोप। लेकिन यूरोप के हर एक हिस्से में जो बदलाव के विचार थे ना वो अलग अलग थे। यानी कि कुछ लोग चाहते थे कि ग्रेजुअल चेंज हो, चेंजेस जो हैं वो धीरे धीरे मिले। कुछ चाहते थे कि रेडिकली चेंज हो, एकदम से चेंजेस आने चाहिए, भी एकदम से आज ही क्रांति हो, आज शाम तक तख्ता पलट हो जाए सरकार का और कल तक नई गवर्नमेंट सेटअप हो जाए। कुछ इतने फास्ट फॉरवर्ड भी थे, कुछ रेडिकल थे, कुछ ग्रेजुअल थे। ये सब चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस समय की जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन थी वो 3 अलग अलग ट्रेडिशन में डिवाइड हो चुकी थी। दैट वाज कंजर्वेटिज्म, रेडिकल्स एंड लिबरल्स। तो ये कंजर्वेटिज्म कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, लिबरल्स कौन थे, इन्होंने क्या रोल प्ले किया लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, लोगों को प्रभावित करने का, और किस तरह से यूरोप की हिस्ट्री इनकी वजह से, इन विचारधाराओं की वजह से चेंज हो सकी या हो पाई, उन सब के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जिसमें कि हम डेफिनेशन करेंगे लिबरल्स की, रेडिकल्स की, कंजर्वेटिज्म के बारे में भी देखेंगे, उनकी विचारधारा को, उनकी आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस के बारे में भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इतना सब कुछ कवर करेंगे। तब तक आपको यहाँ तक अपने नोट्स को गुड मैनर में प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।